Good morning class. Today we are going to discuss about constitutional design. Chapter 2 class 9 social science, political science है ना. तो उसमें चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. डिज़ाइन का मतलब राइट फ्रेमवर्क जो भी होता है उसमें किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था पहले. कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स है ना. रूल्स भी कैसे, बेसिक रूल. अब क्या होता है, व्हाट हैपन्स, अब हमें बेसिक रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना. वी लिव इन अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी. डाइवर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं ना. अलग अलग तरीके के लोग मीन्स अलग अलग कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स है ना, डिफरेंट रीजन्स. तो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं तो उनकी कुछ बेसिक वैल्यूज़ भी अलग अलग होती है. जैसे हिंदू की अलग होती है, मुस्लिम्स की अलग होती है, सिख्स की अलग से होती है ना. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनकी अलग अलग फिलोसॉफीज़ होती है. वो अपने अलग अलग तरीके से अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं ना, क्योंकि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ होती हैं एक रिलीजन में जो दूसरे रिलीजन के बिल्कुल ही विरोध में होती है ना, उनके बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है. तो कई बार उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं ना. हर चीज़ पे तो वो अग्री नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स लिखे होते हैं जिस पर ये सारी कम्युनिटीज़, सारे जो लोग हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, जितने भी सिटीजन्स हैं, दे ऑल अग्री ऑन दीज बेसिक रूल्स है ना. ये जो बेसिक रूल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इन पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे अग्री करेंगे. ओके. तो ये बेसिक रूल्स हैं ना. बेसिक रूल्स का मतलब जो लोएस्ट लेवल के रूल्स हैं जो सभी को फॉलो करने हैं. अब एनी वन ऑफ दीज पीपल्स है ना, सिटीज़न, कोई भी कंट्री के सिटीज़न है, वो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या बनेगी, पनिशमेंट मिलेगी. और ये पनिशमेंट भी सबके लिए इक्वल होगी है ना. हर एक रिलीजन के लिए इक्वल होगी, हर एक रीजन के लोगों के लिए इक्वल होगी. अगर उन्होंने एक ही क्राइम एक ही सर्कमस्टांस में किया है ना, एक ही वातावरण में एक ही जैसा क्राइम किया है, तो चाहे वो बड़े से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो या फिर छोटे से छोटा कोई वेज वर्कर क्यों ना हो, सबको एक ही तरीके की पनिशमेंट मिलेगी. तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं, ये हमारे इंडिया के हैं है ना. तो अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था है ना. साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया था. शुरू से तो नहीं था, तो फिर कैसे आया था, क्या हुआ था. जैसे हमारी कंट्री थी ना इंडिया, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जैसे ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए थे ट्रेड करने के लिए, वैसे ब्रिटिश साउथ अफ्रीका में भी गए थे. ब्रिटिश है ना, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये साउथ अफ्रीका में भी गई थी. अब जब साउथ अफ्रीका में गई थी तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर भी पहले तो ट्रेड के हिसाब से गई थी. पहले क्या किया था, ट्रेड के लिए गई थी. ट्रेड के लिए प्राइमरी पर्पस क्या था, ट्रेड है ना. पैसा कमाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे. लेकिन लेटर ये ट्रेड से फिर कहाँ पर चले गए, पॉलिटिकल राइट्स में है ना. पॉलिटिकल, सोशल है ना, इकोनॉमिक लाइफ से पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में भी एंटर कर गए. फिर यहाँ पर इनका पूरा पूरा राज हो गया है ना. पूरा पूरा इन्होंने अपना एकदम कह सकते हैं अपना पूरा राज्य बना लिया, इसको अपनी ही टेरिटरी बना लिया. साउथ अफ्रीका पर जितने भी रूल्स बनते थे सब कौन बनाते थे, ये ब्रिटिश, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका. जो साउथ अफ्रीका के जो इंडिजिनस लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले लोग थे, उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए. उनको किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था, ना वोट देने का अधिकार था, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था. किसी भी तरीके से उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था. ना उनको सोशल इक्वालिटी दी गई थी, ना उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई थी, ना ही उनको इकोनॉमिकल इक्वालिटी दी गई थी. तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब तो होता है कि वोट देने का राइट होता है ना. पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है, वोट देने का राइट होता है और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का राइट होता है. तो ये तो हो गई पॉलिटिकल इक्वालिटी. अब सोशल इक्वालिटी क्या होती है कि सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिलना है ना. कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ना तो वो नीचे होगा, ना कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऊपर होगा ना. सारी रिलीजन, सारी जातियाँ, सारी कास्ट है ना, सारे कल्चर सब इक्वल होंगे. तो ये हो गई सोशल इक्वालिटी. और इकोनॉमिकल इक्वालिटी मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दूसरे को सरकार की तरफ से कोई प्रिविलेज नहीं दी जा रही है. तो इस तरीके से भी आप इकोनॉमिकली किसी के साथ
डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलनी चाहिए, है ना, इसके पास कम पैसा है तो इसको कम राइट्स मिलने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर ऐसे तीनों इकोनॉमिक, ये तीनों ही इक्वालिटी नहीं थी, है ना। यहाँ पर कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। किस टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर गए थे अपना राज करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना लिया था। क्या बना लिया था? कॉलोनी बना लिया था। कॉलोनी मतलब एक तरीके से अपना साम्राज्य बना लिया था। तो उस टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। अब क्या था, हमारी कंट्री में तो जब ये आए थे तब इन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को, जितने भी लोग थे सभी को एक तरह से अलग कर दिया था, है ना। सभी को कुछ भी राइट्स वगैरह कुछ नहीं दिए थे यहाँ पर। लेकिन कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं था, जैसे कोई स्किन कलर के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इनको कम राइट्स मिलेंगे, या फिर अपनी कंट्री में अलग अलग स्किन कलर के लोग रहते हैं ना, कुछ फेयर होते हैं, कुछ ब्लैक्स होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, तो अपनी कंट्री में कलर के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अपनी कंट्री में, अपने इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कलर के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। कलर मीन्स रेस, रेस के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या किया इन्होंने, अपार्थाइड सिस्टम लिया है ना, अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड का मतलब ये होता है कि कलर के हिसाब से लोगों को सेग्रीगेट कर देना, है ना। कोई भी पर्टिकुलर रेस के इंसान को ज़्यादा राइट्स देना और किसी दूसरी रेस के इंसान को कम राइट्स देना, ये होता है अपार्थाइड। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? इट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर। कलर या फिर रेस के हिसाब से, कलर या फिर रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के साथ भेदभाव करना कि भाई इसका कलर तो ये है तो इसको ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए, ब्लैक कलर का है तो ये हमारी सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ। तो क्या था, ज़्यादातर कास्टिज्म चलता था। कास्टिज्म यानी कि कास्ट के हिसाब से, है ना, कोई नीची जाति के लोगों को नहीं एंटर करने देते थे सोसाइटी में। तो यहाँ पर क्या चलता था? रेसिज्म। हमारी कंट्री में ज़्यादातर क्या प्रेवलेंट था? कास्टिज्म, यहाँ पर रेसिज्म। तो उस टाइम एक नेल्सन मंडेला हुए थे, है ना, जो जो ये साउथ अफ्रीका है ना, आपके चैप्टर में जो ओवरव्यू के बाद में जो फर्स्ट टॉपिक है 2.1 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इसमें नेल्सन मंडेला का थोड़ा सा स्पीच दे रखा है ना। इन्होंने लिखा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे ना तो वाइट्स का डोमिनेशन हो ना ब्लैक्स का डोमिनेशन हो, है ना तो वाइट्स को ज़्यादा राइट मिले ना ब्लैक्स को ज़्यादा राइट मिले, सब इक्वल होने चाहिए ना। ये भी नहीं चाहते थे कि ब्लैक्स को राइट्स मिले ना, ये खुद ही ब्लैक कलर के थे, पर ये नहीं चाहते थे कि ब्लैक्स को ज़्यादा राइट्स मिले ना, ब्लैक और जो वाइट्स थे उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। I have cherished the ideal of democracy, democratic and free society in which all persons live together in harmony. ये कहते हैं आई हैव चेरिस्ड, मैं उसको ज़्यादा चेरिश करूँगा, ज़्यादा उसकी सराहना करूँगा, द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी चाहता हूँ जहाँ पर डेमोक्रेसी हो और फ्री सोसाइटी हो, यानी कि सभी फ्री हो, जो वो चाहे वो कर सके, है ना। यहाँ पर ब्लैक्स को क्या था उस टाइम, ब्लैक्स को राइट्स नहीं मिले हुए थे। ब्लैक्स को ना तो वो वोट दे सकते थे, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो एक फ्री सोसाइटी चाहते थे जहाँ पर सभी को राइट्स मिले। और डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने फर्स्ट चैप्टर किया ही था, इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हारमोनी, जिसमें सारे के सारे लोग साथ में हारमोनी के साथ रहे। हारमोनी मतलब कि प्रेम भाव से रहे, है ना। एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को समान अवसर मिले हर चीज़ का, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, है ना। सभी को इक्वल फैसिलिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट का हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक ऐसा आइडियल है, आइडियल कौन सा, फ्री सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। ये एक ऐसा आइडियल है जो मैं चाहता हूँ, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। बट इफ़ नीड बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई कैन प्रिपेयर टू डाई।
अब ये एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए मैं जीना भी चाहता हूँ, जिसको मैं पाना भी चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना था। तो नेल्सन मंडेला वो थे जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई की थी, है ना। तो इस वजह से इनको 28 साल तक 24 साल तक जेल में रहना पड़ा। नो सॉरी 28 ईयर, नॉट 28, इट इज़ 28, नॉट 24, इट इज 28 ईयर। 28 ईयर्स के लिए इनको जेल में रहना पड़ा था। 28 साल के बाद में इनको जेल से बाहर निकाला गया था। और वो भी कौन से जेल में? वहाँ के सबसे ज़्यादा खतरनाक जेल है ना, साउथ अफ्रीकाज मोस्ट डियरडेड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड। उस जेल का क्या नाम था? रॉबिन आइलैंड। देन नेक्स्ट इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ट्रेजन का मतलब क्या होता है? उनको ट्रेजन पर, ये जो नेल्सन मंडेला थे, इनको जेल में क्यों डाला गया था? ट्रेजन के आरोप में ना, इन्होंने इन पर ट्रेजन का आरोप लगाया था। ट्रेजन का मतलब होता है इन्होंने जो वहाँ की स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी। ओवरथ्रो करने की मतलब उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की थी, है ना। तो इसलिए उन पर ट्रेजन का आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया गया था 28 सालों के लिए। और उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की थी? अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रेसिज्म, रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करना। अब ये जो रेसिज्म था, इट वाज यूनिक टू साउथ अफ्रीका, है ना। ये और किसी कंट्री में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक्स ज़्यादा है ना। And now struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa, है ना। एक racial discrimination का नाम है apartheid। क्या है? It is a racial discrimination, है ना, जो सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। The white European imposed this system on South Africa, है ना। जो white यूरोपियन थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने, ये ब्रिटिशर्स किस कलर के थे? वाइट कलर के थे। इन्होंने इन पर ये लगाया था, है ना, अपार्थाइड लगाया था। वहाँ पर ये अपार्थाइड इन्होंने लागू किया था। अब क्या होता था, वहाँ पर उनको बिल्कुल भी राइट नहीं दिए जाते थे, है ना। उनकी स्किन कलर को 3 कलर में डिवाइड कर दिया था। एक तो हो गए ब्लैक्स, दूसरे हो गए वाइट्स, और तीसरे हो गए इंडियन, है ना, या फिर मिक्स्ड रेस, है ना। मिक्स्ड का मतलब जो हमारे यहाँ से, इंडिया से जो साउथ अफ्रीका में गए थे, उनको कहते हैं मिक्स्ड रेस के लोग। तो ब्लैक रेस, वाइट रेस एंड मिक्स्ड। तो इसमें जो ब्लैक और मिक्स्ड रेस के थे, जो हमारे इंडिया के और जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उनको बिल्कुल भी कोई भी राइट नहीं दिए गए थे, है ना। उनके लिए हर एक चीज़ें भी अलग थी। वो वाइट सोसाइटी में भी एंटर नहीं कर सकते थे, है ना। वाइट सोसाइटी का मतलब कि वाइट जो लोग थे, उनके लिए प्लेसेस भी अलग थे, उनके लिए एजुकेशन के मतलब स्कूल्स अलग थे, उनके लिए कॉलेजेस अलग थे, उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग थे, उनके लिए बसेस वगैरह सब अलग थी, है ना। लेकिन ब्लैक्स और वाइट्स के लिए, और ब्लैक और वाइट जो थे वो ब्लैक और ये मिक्स्ड रेस के जो लोग थे, वो वाइट एरिया में एंटर भी नहीं कर सकते थे। अगर वो एंटर कर जाते थे तो उनको उसी टाइम शूट एट साइट, यानी कि देखते ही उनको शूट कर दिया जाता था। ये आपकी बुक में एक दे रखा है ना, डेंजर करके। इसमें क्या लिखा है? नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड। नेटिव का मतलब है जो वहाँ के रहने वाले, है ना, साउथ अफ्रीका के रहने वाले, इंडियंस और कलर्ड, ये जो 3 तरीके के लोग थे। इफ़ यू एंटर दीज प्रीमाइज एट नाइट, अगर तुम वाइट एरिया को रात में भी एंटर करते हो, है ना, इस प्रीमाइज को रात में भी एंटर करते हो, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, है ना, तुमको मिसिंग लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि तुम वापस मिलोगे ही नहीं किसी को। आर्म्ड गार्ड शूट एट साइट, जो आर्म्ड गार्ड हैं, यानी कि जो हथियार लिए हुए गार्ड खड़े हैं, वो तुमको शूट एट साइट कर देंगे। सेविज डॉग्स डेवर द कॉर्पस, और जो कुत्ते होंगे, जो वहाँ के हमारे पाले हुए कुत्ते हैं, वो तुमको, तुम्हारी लाश को भी खा जाएंगे, है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलेगा। यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको वार्न किया जाता है ना। तो ये इस तरीके की उनको वार्निंग दी जाती थी कि वो वाइट एरिया में एंटर भी नहीं कर सकते। तो उनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं था, है ना, किसी भी तरीके से वो वाइट एरिया में भी नहीं एंटर कर सकते थे। तो इस तरीके से उनके लिए हर एक चीज़, चाहे वो कोई पार्क हो, स्विमिंग पूल्स हों, सिनेमा हॉल्स हों, स्कूल्स हों, है ना, सब कुछ सेग्रीगेट था, है ना, सब कुछ अलग था। सब कुछ अलग होने की वजह से ये जो प्रोसेस है, इसको सेग्रीगेशन कहते हैं, है ना। कोई भी 2 रेसेस हैं, है ना, कोई भी 2 तरीके के लोग हैं जिनके लिए सारी चीज़ें अलग अलग कर दी जाती हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, है ना। कोई 2 ग्रुप को टोटली अलग कर दिया जाता है ना, सेग्रीगेट कर दिया जाता है, उसको सेग्रीगेशन कहते हैं, क्योंकि उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ भी अलग कर दी गई हैं ना।
जो ब्लैक्स थे उनके लिए लो क्वालिटी की थी, वाइट्स थे उनके लिए हाई क्वालिटी की चीज़ें थी, है ना। तो ये कंप्लीट सेग्रीगेशन वहाँ पर चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम ज़्यादा देर तक किसी को ऑप्रेस किए जा रहे हैं, है ना, तो उनका रिवॉल्ट निकलता है फिर, है ना, उनका रिएक्शन निकलता है। ज़्यादा देर तक अगर किसी को हम दबाए जा रहे हैं तो वो वापस पुश भी तो करता है ना, तो रिवॉल्ट हुआ। 1950 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संघ, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। दिस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें क्या हुआ था कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इसने 1950 में क्या किया था, स्टार्ट किया था क्या, रिवॉल्यूशन। व्हाट दे स्टार्टेड, रिवॉल्यूशन। उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, है ना, उसका विरोध करना शुरू किया कि हमको आपका ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, आप हमारे साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हमारे जो क्योंकि ब्लैक्स क्या थे, मेजॉरिटी में थे, है ना। ब्लैक्स क्या थे, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा लोग थे, है ना। अब 3/4 पार्ट जो था वो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स और मिक्स्ड कलर थे। वाइट जो थे वो ओनली 1/4 माइनॉरिटी, है ना। तो इस तरीके से वाइट वॉज माइनॉरिटी और ये मेजॉरिटी। ये माइनॉरिटी में थे लेकिन ये प्रॉस्पेरस थे, इनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ था। वाइट्स के पास कम थे लेकिन इनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी। लेकिन जो ब्लैक्स थे ये मेजॉरिटी में थे लेकिन इनके पास ना तो ज़्यादा पैसे थे, ना अच्छी एजुकेशन थी, ना हेल्थ अच्छा था, ना कोई हेल्थ सिस्टम अच्छा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक्स के लिए अच्छी नहीं थी, है ना। इनकी प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं थी जितनी वाइट्स की थी, लेकिन वाइट्स क्या थे, माइनॉरिटी में थे, कम थे। तो 1950 में इन्होंने इस माइनॉरिटी के खिलाफ, इस पूरी मेजॉरिटी ने क्या किया, रिवॉल्ट किया। अब क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी आपस में सब मिलकर इसके खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ वो रिवॉल्ट कर रहे थे, तो माइनॉरिटी को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, है ना। माइनॉरिटी को झुकना पड़ा। अब इस वाइट गवर्नमेंट को लगा, माइनॉरिटी मतलब वाइट गवर्नमेंट, और वाइट गवर्नमेंट और इसके साथ साथ कुछ लोग थे जो वहाँ पर जाकर बस भी गए थे, है ना। हमारे इंडिया में तो इतने ज़्यादा वाइट लोग आकर बसे नहीं थे, लेकिन अफ्रीका में बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर रहने लग गए थे, वहाँ के रेजिडेंट्स बन गए थे। तो ये जो वाइट गवर्नमेंट और जो वाइट पीपल्स है, इनको लगा कि अब इतनी बड़ी मेजॉरिटी को वापस विरोध करना हमारे बस की बात तो नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये जो बैन थे सब हटा दिए, है ना। जितने भी बैन्स लगाए थे, चाहे वो वोटिंग पर हो, चाहे वो एरियाज़ को लेकर हों, है ना, चाहे उनकी प्रिविलेज को लेकर हों, चाहे वो उनके राइट्स को लेकर हो, सारे के सारे बैन हटा दिए गए। उनको वोट करने का राइट भी मिल गया, है ना, हर चीज़ें उनको मिल गई। ये सब कब हुआ, उसके बाद 1994 में, है ना, टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 1994 में क्या हुआ, इनसे आज़ादी मिल गई, है ना। वाइट से आज़ादी का मतलब है कि वाइट रह तो वहीं पर रहे थे लेकिन इनका रूल ख़त्म हो गया था, है ना। अब इनको ऐसा नहीं था कि वाइट ही वाइट पूरी गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना। अब ब्लैक्स को भी पूरा राइट्स मिल गए थे। तो इन्होंने रिपब्लिक, ये जो 1994 था, इसमें रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज स्टैब्लिश्ड, है ना। साउथ अफ्रीका में रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई, है ना, लोकतंत्र आ गया। फिर उसके बाद अब क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत हेल्प की थी साउथ अफ्रीका की, वो क्या चाहते थे कि ना वाइट डोमिनेशन हो, ना ब्लैक डोमिनेशन हो, ना कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को ज़्यादा प्रिविलेज मिले, ना दूसरी को कम मिले, है ना। वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम ब्लैक्स हैं तो हमको ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सबको इक्वालिटी दी गई, है ना। तो सबको इक्वल राइट्स मिले, जस्टिस मिला, है ना। जितने भी रेस थे, जितने भी कास्ट थी, सबको इक्वल राइट्स मिले। और फिर उन्होंने क्या बनाया, रेनबो नेशन। रेनबो नेशन का मतलब है जितनी भी कास्ट है, जितने भी रेसेस है, रेसेस मतलब डिफरेंट कलर जितने भी हैं, उन सबको इक्वल राइट मिलेगा, है ना, सबको इक्वालिटी मिलेगी। तो उन्होंने रेनबो नेशन का जो विजन था उसको क्लियर किया। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।